स्पाइन सीधी। हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद प्रार्थना। ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारी खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, और सेवा पर उपकार में हम जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे सामने नीतू जैन जी उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे सुधा सिंह उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में वंदना दुबे जी उपस्थित हैं, जो आज सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय और आज हमारे क्लास की वो फैकल्टी भी है। हमारे सामने शुभा गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा रॉय जी उपस्थित है, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे सामने सुशील कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। उसके अनीता जैन जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 5 की स्टूडेंट हैं और वो हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर भी है, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवाय फाउंडेशन के, इसके अलावा और अन्य कोई है जो भी होकर है कोई तो उनका स्वागत है, नाम नहीं दिख रहा मुझे। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक कुशल शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। एक कुशल शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान से संबद्ध हम लोग हैं और वहाँ के 3 मनुष्यों के हम ऋणी हैं।
वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर, जो वर्तमान में एस्पस के अध्यक्ष भी हैं, और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सर्राफ सर। इन 3 मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य गुरुओं से भी हमने ज्ञान की शिक्षा ग्रहण किया है, चिकित्सा की शिक्षा ग्रहण किया है, उनके प्रति भी हम श्रद्धावनत हैं। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन हिताय सभी लोगों के बीच फैलाने के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं, और हमें विश्वास है कि विधा जो हमारी कम खर्चीली है उसका लाभ केवल आपको नहीं बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आज हमारे बीच में वंदना दुबे जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं, और वो आज चरक 2 पर, चरक 2 सेमेस्टर 4 का विषय है, और उस पर वो चैप्टर 8 उसका है। चरक 1 और चरक 2 मिलाकर के वर्चुअली पूरी एक किताब थी, लेकिन धीरे धीरे इसको 2 किताब कर दी गई, तो चरक 6 तक एक अध्याय है, और चरक 7 से दूसरा चरक 2 कर दिया गया था। तो उसी के चरक 8वें चरक का जो चरक 2 है उसका 8वां अध्याय जो है, वहां पर डायग्नोसिस सिस्टम पर चर्चा है, तो उस पर प्रकाश डालेंगी। उनका स्वागत है वंदना दुबे जी का। मैं शेयर कर दे रहा हूँ मैडम। मेरे गुरुजनों को प्रणाम। खेमका सर, आदरणीय खेमका सर, आदरणीय अग्रवाल सर, और बाकी गुरुजन, और एक गुरुजन मेरे सामने बैठे हैं जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस सबको, उन्हें भी प्रणाम। मैं इसके साथ क्लास शुरू करने की कर रही हूँ। मेरा ये पहला प्रयास है। आशा है आप लोगों को शायद कुछ समझ में आए मेरे समझाने से। शेयर हो रहा है ना? नहीं हो पा रहा क्या? नहीं सर, शेयर नहीं हो रहा। अच्छा, शेयर नहीं हो रहा ऐसे। सर लिस्ट आ गई है, लिस्ट आ गई है, शेयर नहीं हो रहा अभी पर। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, शेयर शायद नहीं हो रहा है। हो गया शेयर सर? हो रहा? जी सर। जी जी मैडम। ये हम चरक 2 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चरक 2 में डायग्नोसिस वाला चैप्टर है, अध्याय 8 है। तो इसके बारे में हम शुरुआत कर रहे हैं। कोई भी ट्रीटमेंट करने के पहले हमको सबसे ज्यादा आवश्यक होता है उसको पहचानना। जब हम बीमारी को अगर सही तरीके से पहचान लेते हैं, समस्या को अच्छे से पहचान लेते हैं, तो उसके लिए हमको ट्रीटमेंट करना आसान हो जाता है। डायग्नोसिस कैसे करना है उसका अलग अलग तरीका होता है। डायग्नोसिस करने के लिए ये जो बुक है अग्रवाल सर ने जो ये लिखा है, ये वाला चैप्टर, इसके अंदर अलग अलग 10 एलिमेंट्स पे अलग अलग तरीके से डायग्नोस करने के फॉर्म दिए गए हैं, टाइप्स दिए गए हैं। तो हम शुरू करेंगे इसमें। 10 एलिमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। मैं सीधे उस पे आ रही हूँ, टेबल नंबर 3 पे आ रही हूँ, क्योंकि उसके पहले का मैं उसी के साथ ज्वाइन करके बता दूंगी। देखिए, हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो हम आयुर्वेद के बारे में ये बात कर लें कि आयुर्वेद क्या है। तो उसमें एक्चुअली 4 तरीके से, जब हम लोगों ने भारद्वाज की वो जो बुक पढ़ी है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें लिया हुआ है कि भौतिक, इंद्रिय, मन और आत्मा, इन सबके बारे में जो संयोग है इसका, वो आयु कहलाता है। अब जैसे हम फिजिकल बॉडी पे थोड़ा काम करते हैं,
उसके बाद में फिर हम अपनी इंद्रियों पे काम करते हैं, मन पे काम करते हैं और आत्मा पे काम करते हैं। इस तरह से भौतिक और पराभौतिक दो तरीकों से हम अपने इसमें आयुर्वेद में ट्रीटमेंट के लिए वो दिए हुए हैं, तरीके दिए हुए हैं। अब हम बात करेंगे 10 एलिमेंट्स, जिसके बारे में हमको 10 महाभूतों के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा वो है आयुर्वेद में जो हमारा शरीर है वो ब्रह्मांड की ही अनुकृति है। तो जैसे वो 5 तत्वों से मिलकर ब्रह्मांड बना है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी 5 भौतिक और 5 पराभौतिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और पांचवा पृथ्वी। इसके बाद में जो पराभौतिक तत्व हैं उसमें है काल, दिशा, मन, आत्मा और तम। ये 10 जो है, ये 10 मिलकर हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। इसका सबका अलग अलग अपना अपना भूत है, ये महाभूत है, इनकी एनर्जी जो है वो सबकी अलग अलग है। जैसे हम सबसे पहले, जी सर कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं, आप जैसे सबसे पहला हमारा है आकाश महाभूत। तो हम आकाश महाभूत के बारे में जब बात करने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि आकाश कवरिंग है, हमारे ऊपर छत्र छाया है आकाश की, बहुत इसका विस्तार अनंत है। तो ये हमारा फिंगर नंबर 1 पे आता है, जो राइट स्मॉल फिंगर है, इसका रिप्रेजेंटेशन वहां पर होता है। इसमें ऑर्गन्स आते हैं लंग और लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद में इसकी जो एनर्जी है वो है शब्द, साउंड। तो ये जो हम जब भी कोई शब्द सुनते हैं तो हमारा इससे रिफ्लेक्शन सीधे जाता है आकाश पे। मतलब आकाश की शब्द है जो सुनने का वो है, हमारा शब्द को जो सुनने का सेंस ऑर्गन है वो कान है। तो हम कानों के माध्यम से उस शब्द को सुनते हैं और जहां शब्द आता है वहां हमें पता है कि आकाश जो स्पेस है, शब्द और स्पेस का आपस में संबंध होता है। जितना बड़ा आकाश होगा उतनी ही आवाज, साउंड जो है, शब्द जिसको हम कह रहे हैं, वो साउंड जो है उतना ही धीमा सुनाई पड़ेगा, और जितना छोटा आकाश होगा शब्द उतना ही तेज सुनाई पड़ेगा। तो ये चीजें हमारे डायग्नोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि जहां हमारे शरीर में आकाश है, हमारा शरीर के हर ऑर्गन का अपना एक आकाश है। मतलब उसकी जो कवरिंग है वो आकाश है, उसकी जो सीरस कोटिंग है वो आकाश है। जैसे ब्लड वेसल है आपकी, या लंग्स है, या उनकी मेम्ब्रेन्स है, जो आपकी बॉडी की स्किन है, या जो ल्यूमेन है, या जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है जॉइंट की, या फिर आपकी नर्व्स की माइलिन शीथ है। ये कवरिंग्स जहां भी आ रही हैं वो सब आकाश को रिप्रेजेंट करती हैं। और ये आकाश को स्पेस है ये उनकी, ये स्पेस में अगर कहीं शब्द का बढ़ना होता है या घटना होता है तो ये हमको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कोई स्पेस की प्रॉब्लम हुई है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले कि यदि आपके इसमें जॉइंट्स में मान लीजिए कि खटखट की आवाज आ रही है, तो ये समझ में आता है कि उस पर्टिकुलर जॉइंट पे आकाश कम हो गया है, इसलिए शब्द तेज सुनाई पड़ रहा है, और इसलिए वो जो है वो डिफॉर्मिटी वहां पर जो भी आ रही है या जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो वहां पर बढ़ रही है। ये हमको डायग्नोसिस के लिए ये चीज काम आती है। तो जिस ऑर्गन का हमको कोई इस तरह की चीज महसूस हो, जैसे आप बात करेंगे कि किसी को गैस होती है, जो डकार आती है या अधोवायु होती है, तो ये बताती है कि ये शब्द बढ़ गया है, जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे ज्यादा हो गया है। इसका मतलब है कि उस ऑर्गन के आकाश में कोई समस्या है। तो इस तरीके से आकाश महाभूत को हम अलग अलग ऑर्गन्स के रेफरेंस में यूज कर सकते हैं इसको डायग्नोसिस के लिए। तो जब हम उस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के डायग्नोसिस करेंगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे लिए उसका ट्रीटमेंट आसान हो जाएगा। और ये जो 1 नंबर फिंगर पे है, मतलब इसी प्रकार सभी में मैं बात करूंगी तो हर आयुर्वेद के हिसाब से हमारे पास में हर फिंगर में 3 एलिमेंट, 3 इसकी मेरिडियन मिलती है। 1 नंबर वर्टिकल, 1 नंबर हॉरिजॉन्टल और 1 नंबर स्पाइरल। इन तीनों पे हम आकाश का ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
जिस ऑर्गन पे प्रॉब्लम है, जिस जगह पे प्रॉब्लम है, उस जगह पे हम 1 नंबर वर्टिकल, 1 नंबर हॉरिजॉन्टल या 1 नंबर स्पाइरल लेके आवश्यकता अनुसार उसका ट्रीटमेंट के लिए यूज करेंगे। अब हम आ जाए वायु पे। वायु जो है वो गति का द्योतक है। जैसे कहीं भी हवा चलती है तो वो हमको दिखती नहीं है, महसूस होती है। तो उसका हमको स्पर्श से पता लगता है, उसकी एनर्जी स्पर्श है, टच है, और हम उसको महसूस कर सकते हैं जब हमारे को स्किन से वो टच होती है तो। और स्किन इसका सेंस ऑर्गन है। ये फिंगर नंबर 2 यानी लेफ्ट स्मॉल फिंगर के जॉइंट पे, दोनों जॉइंट पे इसके ऑर्गन्स रहते हैं। ऑर्गन्स है इसके हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम यहाँ बात करेंगे कि शरीर की कौन सी ऐसी मतलब वो है जिससे हमको समझ में आए कि वायु से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो जो भी गति वाले काम है हमारे शरीर में, जो भी गति है, चाहे हमारे मन में जो भी गति वाली चीजें हैं, वो सब वायु से रिलेटेड है। जैसे उदाहरण के लिए मैं वो 3 नंबर को भी कवर कर रही हूँ, 3 नंबर टेबल को भी कवर कर रही हूँ। उसके अंदर है कि आंतों की गति, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो होता है वो, जोड़ों का जो मूवमेंट होता है वो, पलकों की जो गति होती है, ऊपर और नीचे गिरना, उठना, चबाना, यह भी गति है। लिखना, चलना, बोलना, सर्कुलेशन, नर्व इम्पल्सिस, ग्रोथ, निगलना, ये सारे जो है ये जो ये इसका स्पंदन है हृदय का, ये सारी चीजें जो है ये गति को रिप्रेजेंट करती हैं। और गति जो है वो सीधे सीधे वायु से जुड़ी हुई है। जैसे आप उदाहरण के लिए हम लें कि नाड़ी का चलना जो है ये गति का द्योतक है, ये वायु से रिलेटेड है। अब हम लोग ने पल्स डायग्नोसिस सुना है कई बार, और पुराने समय में जो वैद्य लोग थे, नाड़ी वैद्य थे, वो नाड़ी को देख के उसकी गति को पढ़ के और उससे बीमारी पता लगा लेते थे। उसी प्रकार अभी भी हमारे डायग्नोसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पल्स डायग्नोसिस। चाहे ये मतलब टीसीएम में के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे ये आयुर्वेद में हो, और पल्स डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पल्स का, नाड़ी का चलना, धीमे चल रही है, तेज चल रही है, खाली चल रही है, या रुक रुक के चल रही है, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमको इसकी गति जो है वो बता देगी कि किस तरफ क्या समस्या है। जब हम इसका डिटेल पढ़ेंगे तो फिर हमको ये चीजें मालूम पड़ती हैं कि पल्स डायग्नोसिस एक बहुत महत्वपूर्ण डायग्नोसिस है, जिससे ये मालूम पड़ता है कि किस किस अंग में किस तरीके की प्रॉब्लम है। इसी प्रकार जोड़ों की गति है, जैसे हमने बताया, जैसे अर्थराइटिस है उसमें जोड़ों की गति कम हो जाती है तो हमको समझ में आता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट अगर प्रॉपर नहीं है तो हमको समझ में आ जाता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे जीआईटी में है। किसी की पलक मान लीजिए नीचे गिरी हुई है और ऊपर ही नहीं उठ रही है, या किसी की बंद नहीं हो रही है, इस तरह के पेशेंट्स भी आते हैं। तो इन लोगों को भी उसमें हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं वायु से। यहाँ भी हमको हर उस पे हर उंगली पे, हर ऑर्गन पे हमको इसकी मेरिडियन मिलती है। 2 नंबर वर्टिकल, 2 नंबर हॉरिजॉन्टल और 2 नंबर स्पाइरल, जिसको हम यूज कर सकते हैं। जहां पर हमको इसको कम करना होता है, वायु की तीव्रता कम करनी होती है, कहीं कोई समस्या वायु के बढ़ने से रिलेट होती है, तो उसको हम वहां पर सीडेशन का काम करते हैं। और अगर हमको ऐसा लगता है कि वह धीमी है, वायु को बढ़ाना है, गति को बढ़ाना है, तो वहां पर हम उसको टोन करते हैं। तो ये हमारे पास में इसमें 2 नंबर की पूरी मेरिडियंस तीनों हमारे लिए उपलब्ध होती हैं। ये आवश्यकता अनुसार यूज करी जाती है। अब हम थर्ड पे चले, अग्नि। अग्नि जो है ये, जैसा हम मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि अग्नि जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब वो है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अग्नि यानी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य है इसका। ये फिंगर नंबर 3 पे है, यानी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। और इस पे इसका रूप है, ये इसकी एनर्जी है, रेडियंस। और इसका सेंस ऑर्गन है जिससे हम उस रूप को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो होती है आंखें। लिवर और गॉल ब्लैडर इसके ऑर्गन्स हैं। अब हम ये देखेंगे कि अग्नि का कार्य क्या है। अग्नि कोई भी चीज को ट्रांसफॉर्म करती है। जैसे अगर आप देखिए कि अगर हमने कोई गर्म चीज बर्फ के पास में लाते हैं तो ये उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है, बर्फ से इसको पानी में बदल देती है,
और ज्यादा अगर अग्नि रही तो ये पानी से वाष्प बन जाता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर हो गया। तो ये एक तो साधारण उदाहरण हुआ, पर हमारी शरीर से अगर हम इसको रिलेट करें तो हम पाएंगे कि जो हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, या और केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में चलते हैं अंदर, वो एसिडिक होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम जब खाना खाते हैं तो हमारे सलाइवा का जो पीएच होता है वो थोड़ा सा कम होता है। फिर उसके बाद में जैसे हम खाना हमारा अंदर जाता है तो स्टमक में आके वो हाईली एसिडिक हो जाता है। इतना ज्यादा एसिडिक है वो कि हमारे अगर हाथ पे वो बूंद गिर जाए तो हमारा हाथ जल जाए, इतना तेज है। तो ये एसिडिक जो चीजें हैं ये मतलब इसको अग्नि को रिप्रेजेंट करती हैं हमारे शरीर में। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हमारा जैसे वो हाइपो एसिडिटी होती है, आपका एसिड प्रॉपर नहीं है तो आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर उतना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो आपको ट्रीटमेंट करना होगा, स्टमक पे जाके अग्नि बढ़ानी होगी। उसी प्रकार उल्टा होगा, हाइपर एसिडिटी के पेशेंट्स जो मिलते हैं हमको, उसके अंदर एसिड बहुत बढ़ा हुआ होता है, जलन होती है छाती में, या पेट फूलना होता है, या खाना जो है वो एसिड रिफ्लेक्स होता है तो वापस मतलब मुंह में एसिड आता है। ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम समझेंगे कि यहाँ पर अग्नि जो है वो बढ़ी हुई है, तो उसको हमको अग्नि को हम कम करते हैं। इसमें हार्मोन्स, एंजाइम, ये सब वो होते हैं। ये खाने को पचाने के लिए काम करती है और उसमें से वेस्ट को अलग करके और अच्छे को एब्जॉर्ब करती है। अब हम देखेंगे कि जैसे हमने पढ़ा इसका कि रूप, रेडियंस जो है ये इसका एनर्जी है। तो हमको जो आंखों से दिखाई पड़ेगा अग्नि का रूप, वो अग्नि जो है वो हमको लालिमा लिए हुए रहती है। अगर किसी के शरीर में अग्नि की कमी होती है तो उसका फेस हमको पेल दिखता है। अगर हम रूप की बात करें तो फेस जो है वो पेल दिखेगा। और वहीं अगर किसी के शरीर में अग्नि बढ़ी हुई है तो जैसा हम एक उदाहरण से समझें कि हमने कहा है कि एक बर्तन में अगर पानी गैस पे रखा हुआ है और वो गर्म हो रहा है तो उससे वो पहले तो पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा और उसके बाद में वो बर्तन इतना गर्म हो जाएगा कि वो काला पड़ जाएगा। तो वही चीज है कि अग्नि अगर हमारे शरीर में इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो शरीर का जो वर्ण है वो काला हो जाएगा। काला यानी काला ऐसा काला नहीं, पर मतलब डार्क हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे शरीर की अग्नि का रूप हमको बताती हैं, कि हमको ये समझ में आता है कि मतलब किस तरह से हमारा अग्नि जो है ये हमारे उसमें रिफ्लेक्ट करती है। किस तरीके से हम देख के किसी के चेहरे को देख के या समझ में आता है कि ये पेल है फेस, मतलब ये आपका वो है एनीमिया है, इसको इसके इसके में खून की कमी है, ये हमको उसके चेहरे को देख के समझ में आ जाएगा। और वैसे भी हम ये देख रहे हैं कि अग्नि का सबसे ज्यादा रोल होता है डाइजेशन में, खाने को पचाने में। तो अग्नि अगर आपकी प्रॉपर शरीर के अंदर नहीं काम कर रही है तो आपको खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन, जो खाना आपने खाया है उसको ट्रांसफॉर्म करके और खाना जो है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट होके जो काम की चीज है वो लेके और वेस्ट बाहर होगा। ये सारी प्रोसेस जो है आपकी अग्नि के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपके एंजाइम्स और हार्मोन्स प्रॉपर काम कर रहे हैं तो आपके बॉडी के बाकी फंक्शंस भी सही होंगे, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से होएगा। अब हम आए जल पे, चौथा है जल। जो है ये चौथा वो है, महाभूत है, जिसकी भूत, इसका जो एनर्जी है वो है रस, प्लाज्मा, और जीभ इसका सेंस ऑर्गन है जिससे हम उस रस को लेते हैं। मैंने इसमें अग्नि में एक चीज बोलना भूल गई मैं, कि ये जो सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं इनका मतलब मेटाफिजिकल और फिजिकल हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका मानसिक और शारीरिक रूप दोनों तरीके से असर होता है। हम शारीरिक पे बात कर रहे थे, लेकिन हम मानसिक रूप से भी, जिसकी अग्नि तेज होती है वो बहुत ज्यादा इरिटेशन उसका होता है, उस बहुत तेज उसकी गर्मी उसकी बातों में होती है, उसके व्यवहार में बहुत ज्यादा उष्णता होती है। और जिसकी अग्नि कम होती है उसके व्यवहार में बहुत वो होती है, मतलब वो रिश्तों की और व्यवहार की जो उष्णता होती है वो कम दिखाई पड़ती है। अब हम जल पे बात कर रहे थे,
तो जल जो है वो क्वांटिटी के मामले में है जो सबसे अधिक हमारे शरीर में होता है। ब्रह्मांड में जैसे सबसे ज्यादा पानी है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी 60% जल है। इसके लिए हमारे आयुर्वेद में फिंगर नंबर 4 अलॉट की गई है। फिंगर नंबर 4 यानी राइट इंडेक्स फिंगर। इसके जो ऑर्गन्स हैं वो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर है, और टंग जो है, जीभ जो है, ये इसकी सेंस ऑर्गन है। तो ये जीभ से हम रस का मतलब रसास्वादन करते हैं, जीभ से हमको स्वाद पता लगता है, रस मिलता है। अब ये जल जो है वो क्या चीज कवर करता है ये हम देखेंगे। तो हमारे शरीर में अलग अलग तरह के स्त्राव होते हैं, सिक्रीशंस होते हैं, जैसे जो नाक से, आंख के आंसू है, लार है, पसीना है, मूत्र है, लिम्फ है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है, मेंसेस का ब्लड है। ये सारी चीजें जो है ये गुर्दे और मूत्राशय इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो है ये सारे के सारे जो है हमारे जल के प्रतिरूप है। हमारे शरीर में जो जल होता है वो 60% में ये सब मिला हुआ होता है। यानी जल के फॉर्म में जल नहीं मिलता है। जल जो है इन सब रूपों में बदल जाता है, जहां भी जाता है वहां उस रूप में वो उपस्थित होता है। अब ये हमारे लिए डायग्नोसिस के लिए किस प्रकार उपयोगी है वो हम देखेंगे। तो हम जब ये मान देखेंगे कि ये मतलब ये जो जल है ये इन इन रूपों में पाया जाता है। तो यदि किसी अंग से स्त्राव ज्यादा हो रहा है, मान लीजिए आंख से आंसू ज्यादा गिर रहे हैं, मतलब वहां आपके कोई समस्या यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित आपकी वो हो रही है, यूरिनरी ब्लैडर की जो मेरिडियन है उस पर हम उसको ट्रीट करके कर सकते हैं। फिर पसीना किसी को बहुत ज्यादा आता है या किसी को कम आता है, उसका होम्योस्टेसिस ठीक नहीं है। मूत्र किसी को पॉलीयूरिया हो रहा है तो हम समझ लेंगे कि ये जो है ये जल की मात्रा बहुत ज्यादा जा रही है, मतलब इससे संबंधित कोई ऑर्गन में प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो किडनी हो या अपने ये यूरिनरी ब्लैडर की प्रॉब्लम हो, या ये हो सकता है कि डायबिटीज में पॉलीयूरिया हो रहा हो तो डायबिटीज के साइड इफेक्ट के कारण ये पॉलीयूरिया की कंडीशन डेवलप हुई हो, या यूटीआई हो रहा हो, मूत्र संबंधी कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो जल है, ये जल के जो दोनों ऑर्गन्स हैं ये मेनली इस पे काम करते हैं, इसके एक्सक्रीशन पे और इसके यूटिलाइजेशन पे। जैसे लिम्फ है, अगर किसी का मतलब बॉडी में अगर किसी का प्रॉपर लिम्फ का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो उसके अंदर इम्यूनिटी कम होगी। उसकी इम्यूनिटी के लिए लिम्फ रिस्पॉन्सिबल है, तो हम ये मानेंगे कि इसके लिम्फ को ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, या इंट्रासेल्युलर है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है, या मेंसिस का ब्लड है, अगर ये भी स्कैंटी फ्लो हो रहा है तो हमको ये समझ में आता है कि इसमें कोई ना कोई प्लाज्मा का इसका रोल है, जिसको हमको ट्रीट करते समय ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब हम आते हैं पांचवा, पृथ्वी पर। पृथ्वी के मामले में हम बात करेंगे तो ये जो है ये फिंगर नंबर 5 पे रिप्रेजेंट करती है, मतलब राइट रिंग फिंगर। और स्टमक और स्प्लीन इसके ऑर्गन्स हैं, और इसका जो एनर्जी है वो स्मेल है, घ्राण शक्ति है। और इस जो घ्राण है मतलब जो सूंघने की शक्ति है, वो हमारी सेंस ऑर्गन, उसके लिए नाक हमारी सेंस ऑर्गन होती है, जो जिसके माध्यम से हम स्मेल को ग्रहण करते हैं। और पृथ्वी जो है ये इसके अंदर एक चीज मैं उस समय मतलब बोलना भूल गई हूँ कि ये जो पांचों ऑर्गन्स होते हैं इनकी जो एनर्जीज होती है वो पिछले वाले एलिमेंट से जुड़ी हुई होती है। हर एलिमेंट से पिछली वाली एनर्जी जुड़ी हुई रहती है। जैसे आकाश की एनर्जी जो है वो वायु के साथ काम करेगी, वायु की जो है ये अग्नि की जो है वो वायु और आकाश को लिए हुए रहेगी, उसकी भी उसमें जोड़ रहेगा। जल की जब बात करेंगे हम तो उसमें आकाश, वायु और अग्नि का भी जोड़ा रहेगा। और इसी प्रकार जो पृथ्वी है वो पांचवा महाभूत है, जिसमें इनकी सबकी एनर्जी मिलके कार्य करती है। पृथ्वी जो है वो स्थिरता प्रदान करती है, जड़त्व प्रदान करती है। अब हम इसमें बात करेंगे कि हमारे शरीर में और मन में, हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से हम बात करेंगे, तो इसमें जो सारे ठोस पदार्थ होते हैं शरीर के, वो सब पृथ्वी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे
कठोर जो भी चीजें हुई, घनी चीजें हुई, गांठ हुई, कोई प्रकार के ट्यूमर्स हुए, या हमारे नॉर्मल इसमें जो आपके शरीर के बोन्स हैं या आपके दांत हैं, जो आपके नाखून हैं, ये सारे की सारे जो हैं ये आपके रिप्रेजेंटेशन है पृथ्वी के। इसमें जो कैल्शियम है वो आपका पृथ्वी का ये है, मतलब कैल्शियम का से बना हुआ जो है हमारा बोन, और ये रहता है मेन कंटेंट उसका जो रहता है। तो जब हम पृथ्वी पे बात करते हैं तो हमको ये चीज समझ में आती है कि कैल्शियम की कहीं पे अगर डेफिशिएंसी हुई तो हमारी बोन वीक होएगी, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं आ सकती हैं जिसमें कैल्शियम का यूज ब्लड मतलब बॉडी करने लगती है, बोन से निकालने लगती है। फिर अगर आपके दांतों में ब्रिटल हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हम मान सकते हैं कि हमको इसका पृथ्वी तत्व जो है वो कमजोर हो रहा है। उसका आश्रय और आधार जिस प्रकार मतलब आकाश हमारा ऊपर से कवर करता है, वैसे नीचे से हमारी पृथ्वी कवर करती है एक माता की तरह। तो वो हमारे को कहाँ कहाँ पे सपोर्ट कर रही है, कहाँ पर उसकी कमी से हमारे को प्रॉब्लम्स आ रही है, वो हम देख सकते हैं। जैसे नेल्स ब्रिटल हो रहे हो किसी के, तो हमको समझ में आता है कि इसका पृथ्वी तत्व कमजोर हो रहा है। तो पृथ्वी तत्व से संबंधित जो भी चीजें हैं वो हम उसको ध्यान में देंगे। ये कफ का रिप्रेजेंटेशन भी करती है, मतलब किसी का कफ बड़ा होता है, उसका पृथ्वी जो है वो पांचवा ऑर्गन है। ये जो स्टमक और स्प्लीन जो है, ये इसके संबंधित हम इसको ट्रीट करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमारे यहाँ पर कोई डिजीज है पुरानी हो रही है, और वो जैसे जिसको कहते हैं ना अड़ियल टाइप की बीमारी, मतलब जो मुश्किल से बाहर जाती है, जो कैल्सिफाइड डिजीज होती है, उसके लिए हमको पृथ्वी को ट्रीट करना जरूरी हो जाता है। और ये लंबे समय चलने वाली रहती है क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है पृथ्वी के तरीके से। सर कुछ कह रहे हैं आप? स्टेबिलिटी आ जाती है, बीमारी में भी स्टेबिलिटी आ जाती है। तो एक बार जो चीज स्टेबल होती है वो जरा धीरे धीरे और मुश्किल से हटती है। तो इसलिए हम इसके लिए जनरली 4-5 सीडेट करते हैं जब हम इसके ट्रीटमेंट के लिए बात करते हैं। यहाँ भी हमारे को मतलब पांचवा मिलता है। इसमें भी वर्टिकल मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल और स्पाइरल मेरिडियन मिलती है हमको। उसमें पांचवा जो है तत्व उसका हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट पे आ जाए हम काल। छठवां जो है हमारा महाभूत काल है, समय जिसको बोलते हैं। और ये छठवां महाभूत है। इसके लिए हमारी जो फिंगर है वो फिंगर नंबर 6 है, लेफ्ट रिंग फिंगर है। उसके उसका जो एनर्जी है वो अहंकार, ईगो है। उसके जो सेंस ऑर्गन है, सेंस वो है वो स्पीच है, सेंस नहीं बोलेंगे इसको। यहाँ से ये जो ये पराभौतिक चालू होगा। यहाँ से 6 नंबर से हम पराभौतिक तत्वों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ से कर्मेंद्रियां आ रही हैं। अभी तक हमने ज्ञानेंद्रियों पे बात करी थी, सेंस ऑर्गन्स पे बात करी थी, अब हम एक्शन ऑर्गन पे बात कर रहे हैं। इनके साथ में जो जुड़ी हुई है वो एक्शन ऑर्गन्स है। तो इसका स्पीच एक्शन ऑर्गन है काल का। और ये जो है ये काल जैसा समय, हम मतलब हिंदी में भी काल का अर्थ ही समय होता है। तो ये समय से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। जैसे हर चीज का अपना एक काल होता है। हमारे शरीर में अगर हम बात करें तो जो हमारे सिस्टम्स चलते हैं, जैसे हमारे हार्ट चलता है तो हार्ट बीट करेगा, पूरा एक हार्ट बीट पूरा होगा, उसका पूरा एक साइकिल होगा तो वो 0.8 सेकंड का होगा। ये इस तरीके से हर चीज का समय निर्धारित है। हर चीज की फ्रीक्वेंसी, हर चीज की ये निर्धारित रहती है। जैसे यूरिन के लिए हम बात करें तो 5 से 6 बार यूरिन का होना ये एक निश्चित वो है। यानी यूरिन का 5 से 6 बार होना यानी एक निश्चित अंतराल पे लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर हमारे को यूरिन के लिए जाना पड़ता है। जैसे भूख का समय हमारा है, पढ़ने का समय है, उठने का समय है, सोने का समय है, ये सारी चीजें जो है ये इस पे निर्भर करती हैं। अब जो ये काल है, काल पे हमने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करा है। इसमें नर्वस सिस्टम वो है, जैसे हमारा मेड्यूला और स्पाइन जो है ऑर्गन्स इस पे आते हैं। तो इसमें नर्वस सिस्टम को इससे जोड़ा गया है काल को। तो जब हम देखते हैं कि जो इम्पल्सेस होते हैं वो भी एक टाइम से है। हम जैसे देखते हैं कि किसी को
जब ये पैरालिसिस का अटैक आता है तो उसके इम्पल्सेस उस जगह के काम नहीं करते हैं, वहां ब्रेन से ही उसकी वो पूरी डेड हो जाती है, उतने एरिया की डेड तो नहीं कहेंगे हम, पर ब्लॉक आ जाता है। तो वो वहां पर वो ब्लॉकेज के कारण उसका सेंसेशंस खत्म हो जाते हैं। तो हम ये बात करेंगे कि ये नर्वस सिस्टम में, फिर उसके बाद में डाइजेस्टिव टाइम, जो जैसे खाना हमने लिया तो एक काल निश्चित है कि इतने समय वो खाना स्टमक में रहेगा 3 घंटे, उसके बाद में फिर वो 3 घंटे बाद में स्टमक से फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, वहां पर वो रहेगा, फिर वहां पर वो उसका मिक्सिंग होगी, उसमें एंजाइम्स और मिलेंगे और खाना डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद में फिर वो खाना आगे बढ़ के वो इसमें आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। तो ये अपने अपने टाइम से काम चलता है। अगर यहाँ पर टाइम की गड़बड़ी हो गई, काल की गड़बड़ी हो गई, तो खाना फिर वहां अगर रुक जाएगा तो बीमारी हमारे को समझ में आने लगेगी। जैसे मेंसेस का साइकिल है, उसका टाइम निर्धारित है कि उतने समय में आना चाहिए। यदि वो आगे पीछे होता है तो हमको बीमारी का संकेत मिलता है। उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं कि ये अगर जल्दी आ रहा है तो इसका किसी कारण है, लेट आ रहा है तो किस कारण है, ज्यादा हो रहा है तो किस कारण है, कम हो रहा है तो किस कारण है। ये डायग्नोसिस के लिए हम काल का उपयोग इस प्रकार करेंगे। जैसे स्टेजेस ऑफ लाइफ है, जैसे चाइल्डहुड, यंग यंग होना, एडल्ट, ओल्ड एज के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है, परिपक्वता उतनी आनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई बच्चा ऐसा है जो 15-16 साल का हो गया है, लेकिन बातें उसकी बचकानी है 5-6 साल जैसी, तो वो उसका जो है परिपक्वता उसमें नहीं आई है। तो हम समझ सकते हैं कि हमको काल की उंगली पे ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। हमको ये देखना पड़ेगा कि ये क्यों, ये इस तरह की प्रॉब्लम इसके साथ में आ रही है। वो अपने समय के साथ में उसमें मैच्योरिटी नहीं आ रही है। डे एंड नाइट है, मौसम है, मौसम से संबंधित जो भी ट्रीटमेंट है वो हम काल की उंगली पे देते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु में प्रॉब्लम आने पे वात जॉइंट है, वर्षा ऋतु में पित्त जॉइंट है, शीत ऋतु में कफ जॉइंट है। ये मतलब काल के हिसाब से हम उसको ट्रीट करेंगे तो हमको वो वहां पर पूरी तरह से उसका इफेक्ट मिलता है। अब इसमें काल में हमारे पास और उदाहरण है, जैसे हार्ट बीट का टाइम, यूरिन का टाइम, हाइपर ये हंगर का टाइम, ये सारी चीजें जो है ये इससे जुड़ी हुई है काल से। तो ये अपने समय से सब चीजें निर्धारित है। अगर इसमें काल कम होता है या ज्यादा होता है तो दोनों ही स्थितियों में बीमारी कहीं पे आई हुई है, ये हमको समझ में आता है। अब जिस भी ऑर्गन के पास में हमको ये प्रॉब्लम दिखी तो हम समझते हैं कि इसके काल में समस्या है, तो हमको उस तरीके से उसको ट्रीट करना होता है। ये 6 नंबर फिंगर में हमारे पास में 6 नंबर वर्टिकल, 6 हॉरिजॉन्टल और 6 नंबर स्पाइरल हम यूज कर सकते हैं। फिर आ रहे हैं हम अब दिशा पे। ये जो 7वां वो है महाभूत है, वो दिशा का है। दिशा जो है वो ये लेफ्ट मिडिल फिंगर में रहती, फिंगर नंबर 7 लेते हैं इसको हम। और इसमें जो इसकी एनर्जी है वो एम, मोटो, लक्ष्य है। और इसके जो कर्मेंद्रिय है, एक्शन ऑर्गन है, वो पैर है, लेग्स है। और पॉन्स और सेरिबेलम इसके ऑर्गन्स इनको अलॉट हुए हैं। तो पॉन्स एंड सेरिबेलम से संबंधित जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इसको फिंगर नंबर 7 पे करते हैं। ये दिशा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। मान लीजिए कि जो मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट वायु में भी होता है, पर अगर एक दिशा में नहीं हुआ तो ये उस चीज को, उसका इल इफेक्ट हमको दिखने लगता है। अब ये दिशा जो है हमारे शरीर में कैसे काम करती है, तो जैसे सांसों का लेना और छोड़ना। किसी को अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई, मान लीजिए कोई सांस अच्छे से ले पा रहा है पर छोड़ नहीं पा रहा है, तो हम किसी चीज को ट्रीट करेंगे। मान लीजिए कि उसको सामान्य रूप से छोड़ पा रहा है लेकिन सांस लेने में दिक्कत है, तो हम समझेंगे कि इसकी दिशा में कुछ समस्या आ रही है। जैसे भोजन ग्रहण करा हमने, तो अगर ग्रहण करने के बाद में उसको उल्टी आ रही है, मतलब जो भोजन है उसकी नॉर्मल दिशा होती है, खाना मुंह से जाके ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में और इस तरह से नीचे की ओर इसकी दिशा होती है। अगर ये दिशा उल्टी हो गई तो उसको वॉमिट होगा, या वही मैंने बताया था जैसे एसिड रिफ्लेक्स होने लगेगा, डकारें आने लगेंगी। तो ये हमको समझ में आएगा कि जो वो है मतलब खाने का जो प्रॉपर तरीके से डाइजेशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, उसकी दिशा सही नहीं हो पा रही है। जितने समय उसको स्टमक में रहना है उतने समय स्टमक में रहने के बाद में वो इंटेस्टाइन तक बढ़ नहीं पा रहा है। या यदि हम देखते हैं कि ईसोफेगस में ही वो स्फिंक्टर
प्रॉपर अगर वो नहीं है, लूज है, तो एसिड रिफ्लेक्स उसकी दिशा नीचे की जगह खाना ऊपर आने लगेगा। फिर चलने में लड़खड़ाहट, ये भी दिशा भ्रम होना। फिर जोड़ों की गति सामान्य ना होना, जैसा हमने देखा था कि अर्थराइटिस में प्रॉब्लम आती है, जोड़ जो है वो अकड़ जाते हैं, उसकी गति कम हो जाती है, तो हम समझते हैं कि ये जोड़ पे जो है ये काम प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। भोजन का नीचे जाना, नर्व इम्पल्स का जाना, और इसी प्रकार मानसिक रूप से सोच की दशा और प्रोलेप्स, ये भी हम इसके अंदर अंतर्गत लेते हैं। मानसिक सोच की दिशा से हम तात्पर्य यह है कि अगर हम सही तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं तो हम अपनी बात को कह नहीं पाएंगे, हम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे कोई अंग ढीले पड़ रहे हैं, मान लीजिए जैसे हम सुनते हैं एनल प्रोलेप्स है या यूटेरस प्रोलेप्स है, तो ये प्रोलेप्सेस भी जो होते हैं, ये प्रोलेप्सेस भी अपने मतलब उसकी दिशा जो है वहां पर स्थिर रहने के बजाय वो ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की तरफ चले जाते हैं। जैसे अभी इसके लिए हम वो भी करते हैं, अपने वेरिकोज वेन्स में भी होता है कि ब्लड नीचे तक तो जाता है पैरों तक, लेकिन वेन्स में से किसी कारण से वो वेन्स वहां पर फैल जाती हैं, क्योंकि वो ब्लड पूरा इम्प्योर ब्लड ऊपर तक नहीं आ पा रहा है, तो नीचे वेन्स फैल जाती हैं, तो वहां पर वेरिकोज हो जाती हैं और वो हमको नीली पैर में नसें दिखने लगती हैं। ये भी उनकी दिशा प्रॉपर नहीं होने के कारण होता है। अब 8वें पर हम आएंगे, मन। मन जो है ये इंद्रियों का कंट्रोलर है, ये 8वां महाभूत है। इसके जो वो है एनर्जी है, वो संकल्प है, डिटर्मिनेशन है, और इसका एक्शन ऑर्गन आर्म्स है, हाथ है। और फिंगर नंबर 8, राइट मिडिल फिंगर इसका फिंगर है। यहाँ पर जो ऑर्गन्स अलॉट हुए हैं वो है मिड ब्रेन और लिम्बिक सिस्टम। क्योंकि ये मन से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर लिम्बिक सिस्टम को और मन को लिया गया है, मिड ब्रेन को। लिम्बिक सिस्टम यानी भावनाओं से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसको मन की उंगली पे प्लॉट किया गया है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो मन है वो शरीर में और मानसिक और शारीरिक रूप से किस तरह से हमारे उसमें कार्य करता है। उसमें बात आएगी कि स्नायु तंत्र जो है, स्नायु तंत्र पे मन का कंट्रोल होता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक वो नर्वस सिस्टम है। अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, मतलब सिंपैथेटिक यानी फैलना, पैरासिम्पैथिक यानी सिकुड़ना, ये अगर हमारा प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, अगर हमारा मन ये चीज से उद्विग्न ज्यादा है तो हम सिंपैथेटिक मोड में ज्यादा रहेंगे। अगर बहुत ज्यादा शांत रह रहे हैं, मतलब हम पैरासिम्पैथेटिक मोड में ज्यादा हैं और हम उसका स्टिमुलस नहीं दे पा रहे हैं, हमारा सिंपैथेटिक अगर वीक है तो। फिर वॉलंटरी और इनवॉलंटरी फंक्शंस जो होते हैं, एक्शंस, वो मन से होते हैं। हमारा मन अगर उदास है तो हमारी इच्छा ही नहीं होगी कि हम कोई काम करें, उठना है, या हमारे को कहीं जाके किसी को उत्साह से कोई आया है तो उसको वेलकम करना है, तो हमारा कोई भी हमारी इंद्रियां जो है उसके लिए हमको सहयोग नहीं करेंगी। हमारी इच्छा ही नहीं होगी कि हम उसको उठें और उत्साहपूर्वक किसी का स्वागत करें। पर अगर हमारा इंद्रियों पे नियंत्रण है तो हम अपनी इंद्रियों पे के साथ में, हम यानी हमारा मन, मन पे हम बात कर रहे हैं। मन का जो स्वभाव है, उसका इच्छा पे उसका ये है, कंट्रोल है। जो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो मन से होता है। मैंने अभी बात करी कि जैसे अगर कोई उदास, जिसका स्वभाव में ही उदासी है, वो उतना वार्म रिसेप्शन नहीं देगा। फिर विषमताएं, नियंत्रण, मलमूत्र, इन सब का नियंत्रण, मलमूत्र, लार, भूख, प्यास, प्रजनन और मानसिक स्वभाव, ये सब चीजों का नियंत्रण भी मन के उस पे होता है। अगर हमारी समझ कम है, मन में अगर हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे, कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई ऐसा है पेशेंट जो जिसको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, तो हमको समझ में आता है कि इसका मन कमजोर है, तो हमको फिर ये राइट मिडिल फिंगर पे ट्रीटमेंट देना है। अगर कोई डिप्रेशन में है, या अनिद्रा की किसी को समस्या आ रही है, या किसी में संकल्प शक्ति की कमी है, तो हम उसके लिए मन की फिंगर को ट्रीट करते हैं।
और ये राइट मिडिल फिंगर पे ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन हम एक चीज और देखेंगे कि ये हमारी सारी इंद्रियों का कंट्रोल करने वाला मन जो है, ये हमारे पूरी तरह से हमारे वश में होगा, तो हम उस चीज को कर पाएंगे कि शरीर में सारी चीजें हमारी प्रॉपर चलेंगी, मतलब हमारा मानसिक रूप से भी बैलेंस बना रहेगा। अब हम आ रहे हैं 9वें उस पे, आत्मा पे। जो आत्मा है वो मन के माध्यम से ही शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का वो करती है, संपादन करती है। मतलब मन के थ्रू ही आत्मा कोई भी काम करती है। हमारा मन ही है जो आत्मा को के सारे काम को प्रतिपादित करता है। आत्मा के बारे में हम बात करेंगे। ये हमारा 9वां एलिमेंट है। लेफ्ट थंब इसका फिंगर है और इसकी एनर्जी है प्रकाश, लाइट, चेतना। और इसका जो वो है, इसको जो ऑर्गन अलॉट हुए हैं वो है कॉर्टिकल ब्रेन और न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन, और सेंस ऑर्गन इसका है एनस। अब हम ये बात करें कि जो आत्मा है, आत्मा जो है वो नॉलेज है, चेतना है। जैसे हमने अभी बात करी कि प्रकाश, वो चेतना जो है हमारी आत्मा का सबसे बड़ा गुण है, सर्वव्यापकता और चेतना उसकी। ये ऊर्जा का स्रोत है। जैसे हमने बात करी कि कोई भी चीज का अंत हो रहा है वो आत्मा से हो रहा है। कोई भी ऑर्गन में काम करना, मान लीजिए किसी को मतलब चेतना विहीन हो जाता है, कोई चेतना विहीन हो गया मतलब उसमें जो प्राणवायु है उसका संचालन खत्म हो गया, उसमें एनर्जी कुछ नहीं है, उसकी चेतना नहीं है, और वो एक शरीर मूर्छा को प्राप्त हो गया है या बेहोश हो गया है, तो उसमें आत्मा जो है वो शांत हो गई है। अभी उसकी मृत्यु नहीं हुई है। मृत्यु तब होएगी जब वो आत्मा निकल जाएगी शरीर से। लेकिन जो सुख और दुख की अनुभूति होती है वो हमारी मतलब आत्मा को, जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं ये बताऊं कि जैसे कोई ने आपसे बहुत अच्छे से बात करी या कोई ने आपकी समस्या सुनी, तो आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है। अपन सामान्य भाषा में कहते हैं कि आत्मा तृप्त हो गई मेरी ये काम करके, या इसकी बात सुन के। इसने जो मेरे को हील करा, वो मेरे सुख और दुख को समझा, वो मेरी आत्मा उससे संतुष्ट हो गई। तो इस तरीके से हमारी आत्मा सर्वव्यापक है। मतलब हर ऑर्गन के अंदर उसका कुछ स्पिरिट होता है, यहाँ उसके बारे में बात होती है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वो करता है, सेल्फ अलाइनमेंट जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आखिरी उस पे आएंगे हम, आखिरी एलिमेंट पे आएंगे, वो है जीरो, तम, जिसको जीरो से वो करते हैं। इसमें सर वो 9 ही एलिमेंट दिए हुए हैं, इसमें 10वां जीरो नहीं दिया हुआ है। तो ये तम जो है वो जीरो है। ये हमारा ये राइट थंब पे आता है इसका वो, और इसकी फिंगर मतलब राइट थंब है, और इसकी जो एनर्जी है वो अंधकार है, डार्कनेस है। और इसको जो ऑर्गन्स अलॉट करे हैं ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रिएशन से संबंधित है, ये यहाँ पर ओरिजिन से संबंधित है, इसलिए ये इसको ये ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलॉट हुए हैं। और इसके एक्शन ऑर्गन में भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लिए हुए हैं। ये क्रिएटिव फैक्टर है। एक बात ये है कि जैसे सारी चीजें अंधकार में छुप जाती हैं, अंधेरा होता है तो हमें कुछ भी नजर नहीं आता, सारी चीजों का सब खत्म हो जाती है, और जैसे ही हमारे को उजाला होता है, हमारी चेतना, जैसा हमने अभी बात करी कि आत्मा का प्रकाश रहता है, वो होता है, तो वही चीजें जो है वो नजर आने लगती हैं। तो ओरिजिन जो है हमारा तम से है, शुरुआत तम से होती है, और फिर धीरे धीरे हम उसको मतलब उसमें डेवलपमेंट की वो प्रोसेस दिखती है। यहाँ पर जो भी प्रीनेटल प्रॉब्लम्स होती हैं, गर्भधारण के समय से अगर किसी को, कोई पेशेंट को कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती हैं क्रिएशन से, या जैसे ग्रोथ रिटार्डेशन से संबंधित हुई, तो ये सारी चीजें जो है ये प्रीनेटल
स्टेट से ही हमारी बनी हुई है। तो इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो हम मानते हैं कि ये तम से है, और इसलिए हम फिर तम पे उसका यानी राइट थम पे हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पर प्रारंभ से अंत पूरा समाहित हो जाता है। दूसरी बात यहाँ पर जो है ये प्रोस्टेट का या फिशर्स का, इसका ट्रीटमेंट भी अगर हम करना हो तो हम तम को लेते हैं। अब जीरो जो है एक इसमें बहुत पॉपुलर ट्रीटमेंट है, आपने देखा होगा कोई भी इन्फेक्शन के लिए आयुर्वेद में सबसे पॉपुलर ट्रीटमेंट है जीरो टोन 9 सीडेट का। तो जीरो टोन मतलब अंधकार को बढ़ाते हैं और आत्मा यानी प्रकाश को कम करते हैं। उसका कारण ये होता है कि कोई भी जो भी इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरिया हुए, वायरस हुए, या कोई भी किसी भी प्रकार का जो इन्फेक्शन है, चाहे फंगल इन्फेक्शन हो, ये सारे इन्फेक्शंस जो है ये इसमें लाइट में ये पनपते हैं, प्रकाश में। तो इसलिए इसके लिए क्या करा जाता है कि वो इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए कॉमन प्रिंसिपल है कि जीरो को टोन कर दे, मतलब आप तम को बढ़ा दीजिए और चेतना को यानी प्रकाश को कम कर दीजिए। जब ये हम कर देते हैं तो वो इन्फेक्शन खत्म हो जाता है और फिर हमारा ट्रीटमेंट जो है, बॉडी जो है वो नॉर्मल उस पर करने लगती है काम। मेरे हिसाब से सर ये कंप्लीट हो गए हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे आगे थोड़ा आप ले सकती हैं, भी समय है शायद 2-4-5 मिनट का। ये 2-3 चीजें हैं, ये खत्म कर दीजिए, फिर आगे रह जाएगा वो। फिर हाँ आपका तो सर फिर हाँ तो हम ये देख लेते हैं कि कॉमन जैसे तो कुछ नहीं है, आपने तो जी बता सर, ही दिया है। देखिए, आपने ऑर्गन्स बता दिया, आपने जी बस ये आपको इसी के टेबल है 11-12-6 हाँ ये वाले में है सामान्य गुण वाला, ठीक है तो सर। इसमें कुछ नहीं हाँ बता दी, थोड़ा सा बता दी ताकि आगे 2-3 टेबल है छोटी छोटी, वो खत्म हो जाए, जी जी फिर आपका जी डिजिटल डायग्नोसिस रह जाए। जी सर। तो ये यहाँ पर हम एक आ जाए इसके साथ में, मैं लेने वाली थी पर मुझे लगा शायद कुछ ज्यादा ना हो जाए, इसलिए मैंने उस चीज को छोड़ दिया था। जो छोटी जो ये वो है हमारा डायग्नोसिस का एक तरीका है 10 छिद्रों का। तो सर टेबल नंबर 10 है, क्योंकि सर ये इकट्ठा फिर अगली बार में देख लेंगे, ये सामान्य और विशेष गुण वाला, इसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल से टाइम ज्यादा लगेगा, ये कम लेगा। 10 होल्स, ये जो 10 महाछिद्र हैं हमारे शरीर के, तो ये जो छिद्र हैं, ये भी इनसे संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको भी हम डायग्नोसिस के लिए यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमारा आकाश है, आकाश की हमने देखी तन्मात्रा जो थी वो शब्द थी, तो हमने 10 इनको इस तरीके से पूरे 10 उंगलियों में बांटा है। जैसे अब आकाश में राइट ईयर का रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर आपको राइट ईयर में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसमें आकाश की उंगली पे उसको ट्रीट करेंगे। ये पित्त जॉइंट पे ये होल्स आते हैं। अब इसके बाद में लेफ्ट ईयर पे कोई प्रॉब्लम है तो हम वायु वाली उंगली को ट्रीट कर लेंगे। अगर अग्नि से संबंधित कोई लेफ्ट आई से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अग्नि को करेंगे। क्यों? क्योंकि अग्नि जो है वो तेज है, तेज के लिए हमारा आई जो है, आंख है, उसका सेंस ऑर्गन है। तो हमने यहाँ लेफ्ट आई ली, चूंकि हम 3 नंबर पे हैं तो हम लेफ्ट आई को पहले ले रहे हैं। उसमें हम राइट, आकाश में हम राइट इंडेक्स फिंगर, स्मॉल फिंगर पे थे तो हमने राइट ईयर लिया था, तो राइट में राइट एंड लेफ्ट में लेफ्ट लिया जाता है। अब अग्नि में हमने लेफ्ट आई लिया। अब जल की उंगली पे चौथी पे हम लेंगे राइट आई। उसके बाद में अब हम पृथ्वी पे आते हैं, तो पृथ्वी की तन्मात्रा होती है ये स्मेल। नाक जो है उसके सेंस ऑर्गन है, तो यहाँ पर हम अब चूंकि राइट साइड में है तो हम राइट नॉस्ट्रिल लेंगे। और फिर काल वाली उंगली पे हम 6 नंबर पे लेफ्ट नॉस्ट्रिल का ले लेंगे। उससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम उस उंगली को ट्रीट करेंगे। फिर दिशा पे आते हैं, तो दिशा पे हमारा जो अगला, मतलब हमारे अभी तक 6 होल्स हो गए हैं, 7वां होल माउथ है। तो माउथ जो है वो दिशा वाली उंगली पे आएगा। तो माउथ में अगर कोई सोरनेस है या कुछ प्रॉब्लम है तो हम इस उंगली को पित्त जॉइंट पे ट्रीट करेंगे। फिर मन की उंगली आती है 8 नंबर पे, जिसपे रिप्रोडक्टिव होल आता है, जो मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव होल के लिए वो यूज होता है।
और आत्मा जो है वो एनल होल लास्ट है 9 नंबर। और इधर जब हम तम पे आते हैं तो ये पहला गिना जाता है नेवल, जो हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन जो है, ओरिजिन जो है वो तम को माना था हमने, जैसे अभी बात करी थी, तो उस पे नेवल लिया है। ये नेवल वो चीज है जिसमें बच्चा जो है अपनी माँ से इसी नेवल के थ्रू जुड़ा रहता है जन्म के पहले से। तो इसको जो है हम इस पे राइट थंब पे ट्रीट करेंगे। ये हमारे 10 महाछिद्र जो हैं इसको अलग अलग तरीके से करे हैं। मेन जो है ये 10 छिद्र हैं जिनको 7 मतलब ये सब ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए है। और ये यहाँ पर पित्त जॉइंट पे ये इनका ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे हम अभी ये डायग्राम में भी देख रहे हैं। पूरे ये इसके अंदर आपको पूरे वो 10 महाछिद्र बताए गए हैं। अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। जी, ये 10 महाछिद्र जो है, अब इनसे संबंधित कोई भी समस्या आएगी तो ट्रीट करने के लिए हमारे पास में वो फिंगर्स के पित्त जॉइंट उपलब्ध है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। और ये समझ सकते हैं कि ये यहाँ पर ट्रीटमेंट से इसका मतलब ट्रीटमेंट का लाभ हमको वहां पर मिलेगा। यहाँ थोड़ा सा एक जो वो है प्रश्न आ सकता है कि नोज हमने उस पे ली थी, मान लीजिए पृथ्वी पे ली थी, और यहाँ पर हम महाछिद्र के रूप में लेफ्ट और राइट नोज कर रहे हैं, तो ये उसके फंक्शन और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को बताती है। एक जगह हम उसको फंक्शनल प्रॉब्लम के लिए ट्रीट करते हैं और एक जगह हम उसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के लिए उसको लेते हैं, तब हम उन अलग अलग फिंगर्स को यूज करते हैं होल के तौर पे। अगर उसमें होल की कोई प्रॉब्लम है, मतलब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, तो हम उनको उस तरीके से देखते हैं। ठीक है सर, बाकी मेरे ख्याल से नेक्स्ट फिर एकाध उसमें और कवर कर लेके बचा हुआ। नहीं ठीक ठीक, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सभी को शांति से सुनने के लिए भी, मेरे को झेलने के लिए भी, और बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू मैम। मैंने पहली बार बहुत अच्छा पढ़ाया मैम आपने। बहुत अच्छा पढ़ाया, काफी अच्छा पढ़ाया। सर ने मेरे को बोला था कि नहीं तुम एक बार बोलो तो सही, मैंने हिम्मत करके आज पहली बार कोई लेक्चर दिया है। आप लोगों के कोऑपरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। और करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू। बहुत अच्छा। देखिए बहुत बढ़िया हुआ। और नॉट ओनली दैट, आपने सारी को समझ बहुत बढ़िया किया। जो चीजें इसमें हमारा 5 गद्यों में, देखिए आप लोग समझिए किताब बहुत अच्छी किताब है ये। इसको आप लोग बाद में पढ़िएगा कभी, चाहे एग्जाम के पर्पज से नहीं पढ़े, बाद में पढ़िएगा। द्रव्यों के आधार पर, गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर, सब के आधार पर जो डिवीजन दिया गया है, जो विवेचना की गई है, वो किताब बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि किताब बहुत बड़ी हो रही थी चरक, इसलिए चरक को 2 भागों में विभाजित किया गया। और आप देखिए कि इसमें आप पूरा पाएंगे, और इसके बेसिस पर जब डायग्नोसिस आप करेंगे तो बहुत आसानी से इसमें हो जाएगा। तो ये मैडम ने जो क्या किया है, मैडम ने, इन्होंने क्या किया है, पूरे उसको समअप कर लिया है और सारे 10 द्रव्यों के बारे में एक कंपोजिट पूरा आपको फिर से रिवाइज करा दिया है, चरक 1 और चरक 2 दोनों को। मतलब जो हमारी किताब चरक 1 है और चरक 2 दोनों को। तो बहुत बढ़िया रहा। आप लोग इसको वीडियो को प्रसारित करिए और देखिए इनके आधार पर। अभी हम ये कह रहे हैं किताब को पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उस किताब के आधार। सुधा मैडम बंद कर लीजिए अपना। ओके सर। सुधा मैडम। यस सर। हाँ जी। तो कुल मिलाकर हम लोगों का उद्देश्य ये है कि इस किताब को पढ़ने पर जब हमारा ज्ञान वर्धन, जैसे आपने चरक 1 पढ़ा, चरक 2 जब पढ़ेंगे तो इसके बेसिस पर आपको और डायग्नोसिस के सिस्टम मिलेंगे, जो आप लोग बाद में फिर समझेंगे कि हम लोग इन पॉइंट्स पर क्यों ट्रीटमेंट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात मैडम ने कही भी, आप उसको समझ लीजिए। यानी अगर आप फंक्शन की बात कर रहे हैं कर्मेंद्रीय के रूप में, तो कर्मेंद्रीय रूप में वही इस्तेमाल करिए जहाँ कर्मेंद्रीय लिखा हुआ है। लेकिन जहाँ आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, कहीं तुलसी हो गई, कहीं पुर्जा हो गई, कुछ, तो ये ज्ञानेंद्रिय की बात नहीं हो गई, बल्कि ये आपको
स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो गई, इसलिए उसको आप ट्रीटमेंट ऐसे कर सकते हैं लेफ्ट और राइट के आधार पर। 9 महाछिद्रों का उल्लेख चरक में है, चरक संहिता में। 10 महाछिद्र हम लोग इसलिए मान रहे हैं क्योंकि नाभि हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है आयुर्वेदिक सिस्टम में, तो नाभि बहुत महत्वपूर्ण है और नाभि से चूंकि जुड़ाव होता है इसलिए तो 0 के साथ ऐड किया गया है। तो वहां से जुड़ाव पहली बार सृष्टि का जो वहां आप जन्म लिया आपने वहीं से लिया, इसलिए 0 हो गया। प्लस हम लोग उसको मानते हैं कि सेंटर है वो, उस सेंटर की वजह से बैलेंसिंग के लिए बहुत यूज होता है। अगर वो कहीं गड़बड़ है तो नेचुरली आप समझ लीजिए कि उसके आधार पर बहुत सी आपकी बीमारियां पैदा होती है। चाहे जो भी जब बीच में है तो कोई वो अगर नाभि हमारे यहाँ टल गई माने अपनी जगह से हिली, तो यानी वो किसी ऑर्गन को दबाएगी और किसी को खींचेगी, और ये खिंचाव में, और नॉट ओनली दैट वो एक ही तरफ खींचेगी, वो बाएं दाएं ऊपर नीचे सब तरफ सभी दिशाओं में वो प्रभावित करेगी सारे ऑर्गन्स को। सारे ऑर्गन्स अपनी जगह से हटेंगे, हटना चाहेंगे या उनको दबाव होगा तो नेचुरली कहीं ना कहीं बीमारियां आएंगी। इसलिए नाभि का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ बहुत बढ़िया माना जाता है। हम लोग सब जानते हैं नाभि की ट्रीटमेंट, सब लोग याद है? यस सर, यस सर। 25 सडेट 17 टन सर। हैं जी, 25 सडेट 17 टन। ठीक। और कहाँ पर करना है? राइट थंब पे सर। कोशिश करिए राइट थंब बात जॉइंट पे नहीं, कोशिश करिए राइट बिग टो पर कोशिश करिए। पहला धर्म क्या है? यांग सामान्य विशेष। यानी सामान्य विशेष क्या हुआ? ये तो नाभि नीचे है ना, डायफ्राम से नीचे है, तो पहला धर्म क्या है कि हम कोशिश करें कि हमारा राइट बिग टो, ठीक है, 0 नंबर टिक टो। अगर वहां नहीं कर सकते तो हम लोग इसमें कर सकते हैं, ठीक। कोशिश करिए, पहला वो है राइट बिग टो हमारा अवात जॉइंट, इसलिए वहां पर ट्रीटमेंट 25 करें। और अगर नहीं वहां कर सकते, मान लीजिए लगाने में प्रॉब्लम है या वो है, तब आप राइट थंब को यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग वीडियो प्रचारित करें और इसको फैलाएं, और इस समझे कि इस विधा में हम लोग सिस्टमेटिक डेवलप कर रहे हैं। सिस्टमेटिक हम लोग बता रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग द्रव्यों के आधार पर, गुणों के आधार पर, कर्मों के आधार पर कैसे हम लोग ट्रीटमेंट आगे बढ़ाएंगे और करेंगे। और तब अगर इस विधा को हम लोग पूरे विश्व में प्रचारित कर सके और अपने रूप में कर सके, जहां सब लोगों को मालूम हो जाए कि हम लोग अपना चिकित्सा खुद कर सकते हैं, तब हम लोग को यही होगा कि ईच वन, वो सार्थक कितना हो गया, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी वीडियो को समाप्त करते हैं। 2 मिनट बाद फिर हम लोग मिलेंगे।